हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। यस एवरीवन, ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट। इज द ऑडियो वीडियो प्रॉपर? जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप तक एकदम प्रॉपरली पहुंच रही है? अगर हाँ तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। जल्दी से सारे के सारे बच्चे अभी फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। ऑल सेट सर, चलो चलो भाई, चलो चलो, सब ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं आप सबके साथ द मच अवेटेड रिवीजन ऑफ कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 10, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई। लगभग सर 25 से 30 मिनट लगेंगे और पूरा का पूरा कंपनी ऑडिट में आपको रिवाइज करा दूंगा एंड टू एंड, ठीक है। और मैं वादा करता हूं इसमें से कम आपका 5 से 10 नंबर का तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी के अभी मुझे कमिटमेंट कर दो कि सर इस चैप्टर में तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम फुल में से फुल लेके आएंगे। क्या आप सब रेडी हैं? यस सर, वी आर रेडी। तो आओ फटाफट एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, इस रिवीजन के एंड तक आपको सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, आपको सेक्शंस के प्रोविजंस दिमाग में बैठ जाएंगे। और मैं सच्ची बताऊं, अगर आपने एक भी बार इस चैप्टर को कर रखा है आपको मजा आ जाएगा। चलो सर, रेडी है हम तो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के और हाँ घंटी बजा के रेडी हो जाइए। रेडी है सर, रेडी है सर, रेडी है सर, रेडी है। पूरे के पूरे नंबर लेके आएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले आपने सेक्शंस याद करने के लिए एक फ्लो ध्यान में रखना है। क्या 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में ऑडिटर जाएगा? बोलो मेरे साथ। 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा, तभी 142 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। अच्छा, रिम्यूनरेशन कमा के उसने क्या खरीदा? बोनवीटा। विद बोनवीटा कम्स पावर। मां मुझे सब याद आ रहा है, मां मुझे सब याद आ रहा है। तो जादू वाली जो पिक्चर थी कोई मिल गया, उसमें ऋतिक रोशन क्या पीता था? बोनवीटा पीता था, तो उससे पावर आ जाती है। तो पावर के साथ साथ क्या आती है? ड्यूटीज। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट ड्यूटीज। बोलो मेरे साथ, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट ड्यूटीज। क्या 139 से 143 एकदम बढ़िया हो गए? हाँ सर, 139 में आएगा, 140 में जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा, तभी 142 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। रिम्यूनरेशन कमा के उसने खरीदा बोनवीटा, बोनवीटा से आई पावर। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट ड्यूटीज। बट याद रहे, पावर का मिसयूज मत कर देना। आप पावर का मिसयूज मत कर देना, यानी आप कुछ सर्टेन सर्विसेज है जिनको रेंडर नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 144 कहता है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वो क्या? ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर देना और जनरल मीटिंग अटेंड कर लेना। कम ऑन, ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर लेना, जनरल मीटिंग अटेंड कर लेना। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। सर पनिशमेंट कौन सी मिलेगी? सेक्शन 147 की पनिशमेंट मिलेगी। एंड लास्ट में कॉस्ट वाले बच्चे बोलते हैं सर हम कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए तो कोई सेक्शन ही नहीं बचा, तो उनको हमने सेक्शन 148 दिया। जल्दी से एक बार सारे के सारे सेक्शंस रिकॉल करके बताओ। 139 में आएगा, 140 में जाएगा, 1 में एलिजिबल होगा, तभी 2 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। रिम्यूनरेशन कमा के हमने क्या खरीदा? बोनवीटा, बोनवीटा से आई पावर। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट ड्यूटीज। ज्यादा पावर को मिसयूज करके 144 की सर्विसेज मत दे देना एज ए ऑडिटर। 145 और 146 का काम मत भूल जाना। क्या? ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना है, जनरल मीटिंग को अटेंड करना है, एंड लास्ट में नहीं किया तो 147 की पेनल्टी लगेगी। और 148 इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑडिट। क्या ये पूरे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ सर सारे के सारे बच्चे सेक्शन 139। सर 139 किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो हम यहां पे ना 4 भागों में बांटेंगे। क्या क्या? एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, एक अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब फर्स्ट ऑडिटर किसका? गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। पहले अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिनों में? हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारे बच्चे मेरे साथ कमिटमेंट करो 30 डेज देंगे, ठीक है सर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 30 डेज फ्रॉम डोर। सर ये कौन सी डोर है? अरे धागे वाली डोर की बात नहीं कर रहा। डोर मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो कंपनी की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहला ऑडिटर लाएंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ सर। और सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहला ऑडिटर नहीं ला पाए, तो किसको मौका दिया जाएगा? मेंबर्स को मौका दिया जाएगा। मेंबर्स को दिए जाएंगे 90 डेज। कम ऑन, 90 डेज दिए जाएंगे, यानी जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंबर्स को इंटीमेट किया, वहां से मेंबर्स को 90 डेज मिलेंगे ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। और सर ये ऑडिटर कब तक काम करेगा? पहला पहला ऑडिटर है, पहली पहली एजीएम तक काम करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो ये आपके फर्स्ट ऑडिटर के प्रोविजंस हो गए। अच्छा सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करेगा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, यहां पे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं चलती, तो सर किसकी चलती है? सी एंड एजी। बड़ा पावरफुल आदमी है, सी एंड एजी की चलती है। तो सर सी एंड एजी को भी 30 डेज देंगे। मैंने कहा नहीं,
बड़ा आदमी है, कम से कम डबल टाइम दो। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज देते थे तो इसको 60 डेज देंगे, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर अगर ये अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितना टाइम मिलेगा, नेक्स्ट 30 डेज। ये हमने कमिटमेंट कर ली थी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 90 डेज में, बट 90 में से 30 तो बोर्ड ले गया, 90 में से 30 तो बोर्ड ले गया। अब मेंबर्स के पास कितना टाइम बचा, 60 डेज बचे। अब मेंबर्स के पास केवल 60 डेज बचे। सो दीज आर ऑल द प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। अब सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर में कोई झंझट नहीं है, बड़ा सिंपल काम है। जो भी नॉर्मल कंपनी होती है उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करते हैं, सर मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, ओनर्स अपॉइंट करते हैं। किस पे, एजीएम पे। और ये बंदा फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक काम करता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सर अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनएजी अपॉइंट करेगा। सीएनएजी कितने टाइम में अपॉइंट करेगा, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये प्रोविजन 90% सीए जनता भूल जाती है, बट आपने याद रखना है, ठीक है सर। 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये ऑडिटर भी क्या सर 5 साल तक कंटिन्यू करेगा, नारे बाबा ना, he will continue till the conclusion of this AGM. Are these points clear? Crystal clear? Yes sir. अब सर एक बात समझना, कभी भी किसी से एंगेजमेंट करो, कभी भी किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ो, क्या लेना जरूरी है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या लेना जरूरी है किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ने से पहले, फटाफट बताओ। तुम्हारे सामने एकदम गुलाबी बक्से में डली हुई है बात, क्या लोगे रिश्ता जोड़ने से पहले, बताइए जी बताइए, क्या लेना जरूरी है। हम क्या लेंगे रिश्ता जोड़ने से पहले, प्रदीप कुमार जी बोले कंसेंट, कंसेंट क्या लेंगे, कंसेंट, कंसेंट। तो मैंने कहा रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी है। साथ ही साथ आप ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेंगे क्या, कि जो भी उसकी अपॉइंटमेंट है ये एज पर द प्रिस्क्राइब कंडीशन है। साथ ही साथ वो बोलेगा कि 141 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था मैंने वो भी फुलफिल किया है। एंड जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, जिस भी मीटिंग में अपॉइंट होगा, उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी के साथ फाइलिंग करनी है। ये 15 डेज वाली बात याद रखना फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अब सर जो ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है वो कौन से रूल में आता है, 4। तो 4 रूल में क्या लिखी है, 4 बातें। सर ये 4 बातें क्या लिखी है, कि जो ऑडिटर है ना, ये ऐसा वैसा ऑडिटर नहीं, एलीट ऑडिटर है। बोलो मेरे साथ, ऐसा वैसा ऑडिटर नहीं, एलीट ऑडिटर है। सर एलीट का क्या मतलब, ही इज एलिजिबल बट पप्पू कांट डांस साला, ठीक है। ही इज अ एलिजिबल ऑडिटर, एलिजिबल एज पर द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 141। एलआई का क्या मतलब है, उसकी जो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट हिमसेल्फ, अगेंस्ट एनी ऑफ हिज पार्टनर, अगेंस्ट द फर्म, वो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ट्रू एंड करेक्ट है। समझ गए सर। उसके बाद जो उसकी अपॉइंटमेंट है, इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ दिस एक्ट, कि वो जो 20 की लिमिट होती थी उसके अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, प्लस उसके जो भी टर्म्स ऑफ द एक्ट थे उसको कंप्लाई करके चला। सो ही इज अ एलीट ऑडिटर, ही इज अ एलीट ऑडिटर। बस आपने 4 बातें ध्यान रखनी है, आपकी चारों की चारों कंडीशंस डन डना डन डन। फिर हमने 2 एग्जांपल डिस्कस करे थे, इसको प्लीज एक बार सेल्फ रीड कर लेना। अब आता है सर मेरा फेवरेट सेक्शन, कैजुअल वैकेंसी। 139 सब सेक्शन 8, ऑडिटर वेंट ऑन अ डेट, यानी ऑडिटर डेट पे गया तो कैजुअल वैकेंसी हुई। जल्दी से बताओ कौन फुलफिल करेगा। सर इफ दिस इज अ कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुलफिल करेंगे। कितने दिनों में, हमारी एग्रीमेंट हुआ था 30 डेज में। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है विद इन 30 डेज वो क्या करेंगे, कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। बट अगर ये कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर के रेजिग्नेशन की वजह से हुई है, यानी कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मेंबर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितने दिनों में, 3 मंथ्स में। यानी 30 डेज का 3 चुरा लो, 30 डेज का 3 चुरा लो। और अगर रेजिग्नेशन का मामला है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द न्यू ऑडिटर। अब सर क्या ये ऑडिटर प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करके आया है, नहीं, जल्दबाजी में आया है। तो क्या आप इसको 5 साल तक रखोगे, मैंने कहा 5 साल तक तो नहीं, नेक्स्ट एजीएम तक रखेंगे, नेक्स्ट एजीएम तक रखेंगे। 5 साल के लिए नहीं रख सकते, हफड़ा तफड़ी में ऑडिटर आया, इसको सिर्फ आप नेक्स्ट एजीएम तक रखोगे, उसके बाद नहीं रख सकते। मैंने कहा वेरी गुड। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, सीएनएजी। ये कितने टाइम में करेगा, 60 डेज में, नहीं, जल्दी जल्दी करना है। तो इनको 30 डेज दिए, इनको भी 30 डेज देंगे। और अगर इनसे अपॉइंट नहीं होता सीएनएजी से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। अच्छा सर रिटायरिंग ऑडिटर क्या रीअपॉइंट हो सकता है, हाँ, 3 चीजों के केस में। पहली बात तो रिटायरिंग ऑडिटर खुद रीअपॉइंट होना चाहता है, उसने इन रिटर्न एक्सप्रेस नहीं किया दैट ही डजंट वांट टू बी रीअपॉइंटेड, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया, प्लस ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती है,
अगर ये तीनों की तीनों पूरी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। वापस एक बार तीनों कंडीशंस मुझे जल्दी से बताओ। पहली बात, वो खुद चाहता है, दूसरा कंपनी चाहती है, एंड तीसरा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। वापस बोलो, वो खुद चाहता है मतलब उसने अपना नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस नहीं दिया, कंपनी चाहती है, कंपनी ने एसआर पास नहीं किया, एंड तीसरा हालात भी चाहते हैं यानी ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। 3 नंबर फ्री के, डन डनाडन डन। अच्छा, अगर किसी एजीएम पे कोई ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं होता तो मान लिया जाएगा जो पुराना ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा। ठीक है सर। अब सारे के सारे बच्चे सेक्शन 141 पे आ जाओ, चैट बॉक्स में जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, चैट बॉक्स पे आ जाओ, फटाफट मेरे को बता दो क्या आप सेक्शन 141 पे आ गए हो? आ जाओ जी, आ जाओ। पानी के 2-2 घूंट लगाएंगे और सेक्शन 141 पे आएंगे। और मैंने एक चीज देखी, क्या तुम लाइक ही नहीं कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा क्या? मजे लेके पढ़ो यार, लाइक वाइक करो यार, क्या कर रहे हो यार? मतलब ऐसे यार, मतलब चलेगा नहीं ऐसे। रेडी स्टेडी पॉज, चलो लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 141। सर सेक्शन नंबर 141 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 141 क्या कहता है? 141 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। कौन है जो ऑडिट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है सर, क्या कोई फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज ऑडिटर? हाँ, अगर उसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ठीक है, देन यू कैन अपॉइंट बाय द फर्म नेम। बट साइन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही साइन कर सकता है, क्योंकि सीएस को ही ये अधिकार दिया हुआ है। अब इसके बाद आती है डिस्क्वालिफिकेशन। ये कहां दे रखी है? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। क्यों? क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा मम्मी ने सिखाया था। ठीक है, बचपन से हम यही सुनते आए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कभी प्रसाद लो तो 3 बूंदी मत लो, कभी भी कोई चीज लो तो 3 मत लो। तो मैंने कहा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 ने ही ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई कर डाला। इसको लगा लाला तो लाइव झिंगा लाला, टाटा स्काई की एड थी। ठीक है, तो सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 हम याद रख के चलेंगे। रेड विद रूल 10। सर 10 मतलब रावण। तो मैंने कहा ये तो सर घंघोर सेक्शन है। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 रूल 10 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल। सर ये क्या कहता है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकती। ठीक है, दूसरा, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं या कंपनी के ऑफिसर हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। मैंने कहा वेरी गुड। प्लस अगर आप पीओपीई ईओई हैं, फिर से बोलो सर, पीओपीई ईओई है यानी आप ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं है, बट आप ऑफिसर और एम्प्लॉय के पार्टनर है, या ऑफिसर और एम्प्लॉय के एम्प्लॉय हैं, यानी आप पीओपीई ईओई हैं, तो सर क्या आप तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? हाँ, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैंने कहा वेरी गुड। दूसरी चीज, पीआरपी, पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर। बोलो मेरे साथ, तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई? पास वास नहीं होने का मन है तुम्हारा? है सर, तो बोलो ना। पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर, इन तीनों का क्या है? 3 चीजें। पहली चीज, अगर इन्होंने कोई भी शेयर होल्ड किया, कोई भी इंटरेस्ट होल्ड किया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो डिस्क्वालीफाइड। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। बट हमारे जो बहन जी हैं वो नाराज हो गई। सर ऐसा क्यों? कहते भैया भैया मेरे को तो इसके शेयर खरीदने ही खरीदने हैं। मैंने कहा नहीं खरीद सकते। मेरी बहन नाराज हो गई और इस बारे में कंपनीज एक्ट वालों को पता चल गया, तो उन्होंने कहा जो आपके रिलेटिव्स हैं हम उनको 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक शेयर्स अलाउ करते हैं इन द कंपनी। यानी जिस कंपनी का मैं ऑडिटर बन रहा हूं उस कंपनी के वो शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, सारे रिलेटिव्स मिला के। कितनी? फेस वैल्यू के 1 लाख। मैं क्या बोल रहा हूं? फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या मैंने फेस वैल्यू बोला या मार्केट वैल्यू? इसी बात पे आईसीआई चिंगारी मारेगा पेपर में। जल्दी से बताओ, मैंने फेस वैल्यू बोला या मार्केट वैल्यू? तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सर आपने बोला फेस वैल्यू, मैंने कहा वेरी गुड, तुमने सही सुना, मैंने सही बोला। फेस वैल्यू 1 लाख तक चल जाएगी अगेन इन द कंपनी। तो सबसे पहले बोलता है जो पीआरपी है अगर उन्होंने कोई शेयर्स होल्ड कर रखे इन कैश, कैश का मतलब क्या है? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, इनमें अगर किसी ने भी कोई शेयर होल्ड किया तो बैंड बच जाएगी, आप ऑडिट नहीं कर सकते। बट क्योंकि रिलेटिव लोग परेशान करते हैं तो उनको कहा चलो ठीक है 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक होल्ड कर लो। बट अगर रिलेटिव ने धोखा दे दिया, सर धोखा दे दिया मतलब आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया और जो रिलेटिव है उसने 1 लाख की फेस वैल्यू से ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो सर क्या करना है? करेक्टिव एक्शन लेना है। तो ऐसे केस में करेक्टिव एक्शन लेना है 60 डेज के अंदर अंदर। बोलो मेरे साथ, 60 डेज के अंदर अंदर। फिर से बोलो, 60 डेज के अंदर अंदर आपने एकदम 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? करेक्टिव एक्शन लेके चलना है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। जो डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव है उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो आपके लॉ के टीचर ने सिखाया है वही सेक्शन 277 वाली रिलेटिव की डेफिनेशन से आपका काम
बन जाएगा। बन गया सर। अब इसके बाद ये एग्जांपल से ये करोगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, एकदम क्लास वाली फील आ जाएगी। दूसरी चीज क्या सर, इंडेटनेस की भी लिमिट है। हाँ, पीआरपी ने अगर इंडेटनेस है इन द कैश, दैट मींस कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, इनमें अगर आपकी इंडेटनेस इज मोर देन 5 लाख तो डिस्क्वालीफाइड। सर क्या इनडायरेक्ट इंडेटनेस भी है? हाँ, यानी अगर आपने कोई गारंटी और सिक्योरिटी दे रखी है फॉर द इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पार्टी, पैसे आपने नहीं लिए, किसी थर्ड पार्टी ने लिए। किससे? कैश से। कैश का क्या मतलब था, जल्दी से बताओ? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। अगर कैश का मतलब नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके अभी याद कर लो, ठीक है? अगर आपने इससे इनडायरेक्ट इंडेटनेस कर रखी है मोर देन 1 लाख तो अगेन आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो पूरे सेक्शन की लिमिट्स क्या है? 151। कम ऑन, 151। 1 लाख की लिमिट किसके लिए? रिलेटिव के लिए, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। बाकियों को तो शेयर्स होल्ड करना अलाउड ही नहीं है। 5 लाख की लिमिट किसके लिए? इंडेटनेस के लिए। और अगली 5 लाख की लिमिट है इनडायरेक्ट इंडेटनेस के लिए। डन 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 सर। अब आता है सर केल बिजनेस रिलेशन का। क्या मैं एज अ ऑडिटर कोई बिजनेस रिलेशन कर सकता हूं विद द कैश? द आंसर इज नो। क्या मैं कुछ और कर सकता हूं विद द एसोसिएट कंपनी? द आंसर इज नो। वैसे कैश में एसोसिएट कंपनी कवर हो जाती है, फिर भी ये बदमाश लोग एसोसिएट को अलग से लिखते हैं। सर एक बात बताओ, अगर ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, समझना मेरी बात, मैंने सपोज ट्रांजैक्शन जो करी है वो बिजनेस वाली तो है बट आर्म्स लेंथ प्राइस पे, यानी जैसा कंपनी किसी और के साथ करती वैसे ही है, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी? द आंसर इज नो। उस केस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन का स्कोप नहीं है। तो ये बेसिक बात आप ध्यान रख के चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा कोई रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर है या कंपनी में इंप्लॉयड है एज अ डायरेक्टर, तो भी क्या मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा? हाँ, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। प्लस अगर आप फुल टाइम इंप्लॉयमेंट में तो आपके पास ऑडिट का टाइम नहीं है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। और मैक्सिमम आप 20 ऑडिट्स कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, मैक्सिमम तौर पे आप 20 ऑडिट्स कर सकते हो। सर एक बात बताओ, इसमें कौन सी कंपनीज है जो काउंट नहीं होंगी? जो छोटी छोटी कंपनीज है ना वो काउंट नहीं होती इस लिमिट में। जैसे कि स्मॉल कंपनी, नाम ही छोटी कंपनी है। 1% कंपनी, एक बंदा चलाता है, छोटी कंपनी हो गई। इसी तरह जो कंपनी काम ही नहीं कर रही, यानी डोरमेंट कंपनी, वो भी इसमें आ गई। एंड प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, प्लस ये अच्छी कंपनीज है। सर अच्छी का मतलब ये टाइम पे अपनी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करती है। टाइम पे अपनी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करती है, यानी नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। जल्दी से बताओ, क्या आप सबने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है? क्या आप सबने ये वाला बढ़िया वाला क्वेश्चन कर रखा है? फटाफट बताओ। अगर ये क्वेश्चन कर रखा है तो भाई साहब मजा आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर नहीं कर रखा तो एक बार घर पे कर लेना। This is the best question to test the above provision that we just discussed। ये हमने क्लास में कर रखा है, तो एक बार अगर आपने नहीं कर रखा तो एक बार प्लीज इसको कर लेना। अब सर एक बात बताओ, अगर मैंने फ्रॉड किया और ये फ्रॉड किसने बताया है? जल्दी से बताओ, कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने? फटाफट बताओ, कोर्ट ने मेरा फ्रॉड पकड़ा या ट्रिब्यूनल ने? सर कोर्ट ने। आधे बच्चे ना यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? कोर्ट ने पकड़ा है। अगर कोर्ट ने मुझे किसी फ्रॉड के लिए पकड़ा है तो आई एम इनएलिजिबल टू बिकम ऑडिटर फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए बैंड बज जाएगी। इस सेक्शन का अगर मैं रूल पूछूं तो रूल कौन सा था? जल्दी से बताओ। अगर मैं इस सेक्शन का रूल पूछूं तो जल्दी से बताओ रूल क्या था? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 रेड विद रूल डैश। जल्दी से डैश भरो, फटाफट रूल का नंबर भरो, मजा आ जाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा। फटाफट आंसर दे दो। रूल नंबर 10। 10 10 10 हो गई कनेक्शन। डन सर। तो यही 10 साल वाली बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। प्लस अगर आपने 144 की जो सर्विसेज है वो कंपनी को दे दी या उसकी ऊपर वाली को या नीचे वाली को? फिर से बोलो सर, कंपनी को दे दी या उसकी ऊपर वाली को या नीचे वाली को? कंपनी के ऊपर होल्डिंग, नीचे सब्सिडरी। अगर आपने इनको 144 की सर्विसेज दी तो आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। अब ये 144 की सर्विसेज क्या है? बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जल्दी से एक बार इन सारे के सारे नामों को देख लो। बी फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ए फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, आईएन से क्या आता है सर? इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। बेन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज आप नहीं देख सकते। फाइनेंशियल का क्या मतलब है? आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? चैट बॉक्स में डीडीडी, सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में डीडीडी अभी के अभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सारी सर्विसेज दिया तो ऑडिटर से पाप हो जाएगा और ऑडिटर बेचारा ऑडिट नहीं कर पाएगा।
क्लियर है बॉस? डीडीडी। चलो एक बार और सर, एक बार और। बे इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का क्या मतलब है? बी फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ए फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, आई एन फॉर इन फॉर इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। क्या ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं? नहीं सर। प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज और एनी अदर सर्विस। ये किसको नहीं दे सकते? कंपनी को, उसकी ऊपर वाली को और उसकी नीचे वाली को, यानी ना तो कंपनी को, ना उसकी होल्डिंग को, ना उसकी सब्सिडरी को। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे मेरे साथ कि सर अगर हमने कोई डिस्क्वालिफिकेशन कर ली आफ्टर द अपॉइंटमेंट तो ये क्या रिजल्ट करेगा? कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। अब क्या मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं? हां सर पूछो। 139 सबसेक्शन 8 की जो कैजुअल वैकेंसी है, इट इज ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अब बताओ क्या दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? जल्दी से बताओ क्या दो कंडीशंस होंगी? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, कितने दिनों में वो बताओ। उसके बाद जो मेंबर्स का अप्रूवल आपने लेना है, ये आप कितने मंथ्स में लेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। जिस दिन बोर्ड ने रिकमेंड किया उसके रिकमेंडेशन से जल्दी से बताओ कितने मंथ्स में लोगे, तो आपको ही पता चल जाएगा कि आपकी रिवीजन एकदम शानदार तरीके से चल रही है या नहीं, या सब भूल गए। फटाफट बताओ। डिस्क्वालिफिकेशन इज अ डीम्ड कैजुअल वैकेंसी, वो तो ठीक है, पर भरनी कितने दिन में है? सबने बिल्कुल सही बोला, 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरेंगे और इसी 30 को चुरा के 3 मेरा मेंबर चला टा 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 टा। हो तो गए याद। डन डनाडन डन। चलो सर अब आता है सर सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक, कौन सा? रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सर रोटेशन में क्या करते हैं? ऑडिटर को बिठाते हैं और झूला झुलाते हैं। ऐसा कोई रोटेशन नहीं होता, ठीक है? रोटेशन का मतलब है आज तुम मेरे ऑडिटर हो, पर 5 साल बाद में रोटेट करके किसी और को ले आऊंगा, ठीक है? डज दिस वर्क फाइन फॉर यू? यस सर। तो ये 5 साल का गेम क्या है, ध्यान से समझना। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन पे ये प्रोविजन लगता है। वो कहती हैं कि सपोज आपने एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया एज ऑडिटर, 5 साल बाद भगा देना, किसी और को ले आना, तो रोटेट कर दिया आपने, ठीक है सर। उसके बाद आपने सपोज किसी फर्म को कर रखा था, तो उसके 5 साल कंप्लीट हुए, फर्म कहती है थोड़ा और टाइम दो, तो फर्म को ना हम एडिशनल 5 साल और देते हैं, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 इयर्स दिए। जैसे ही वो कंप्लीट हुए उसको भगाया, फिर किसी और को ले आए। सर जिसको भगाया था क्या वो वापस आ सकती है? हाँ, आप उसको रोटेट करके वापस ला सकते हो 5 साल के कूलिंग पीरियड के बाद। तभी इसको रोटेशन कहा जाता है कि पहले आप यहां थे, अब हमने आपको हटा दिया, फिर आप 5 साल बाद वापस हमारे ऑडिटर बन सकते हो। सर एक बात बताओ, ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो लगता है वो किस पे लगता है? लिस्टेड कंपनीज पे लगता है, पब्लिक कंपनीज पे लगता है, प्राइवेट कंपनीज पे लगता है? इन तीनों कंपनीज पे लगता है। लिस्टेड पे तो सारी लिस्टेड कवर्ड है। जो आपकी इसमें आप एक्सक्लूड कर देना 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, ठीक है? जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़, 10 करोड़ या उससे ज्यादा। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा। और अगर कोई कंपनी ऊपर कवर नहीं हुई, तो आप उसकी वो देखोगे बोरोइंग्स। सर जो बोरोइंग्स हैं फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप बोल दो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, इनसे अगर आपकी जो बोरोइंग्स हैं दीज आर मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, तो भी आपके ऊपर रोटेशन लग जाएगा। तो रोटेशन की लिमिट याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, 10-50-50। बोलो मेरे साथ, 10-50-50। पब्लिक प्राइवेट ऑल, पब्लिक प्राइवेट ऑल, इधर रखो पब्लिक प्राइवेट ऑल, इधर रखो 10-50-50। मजा आ जाएगा, कभी आप ये लिमिट नहीं भूलोगे। डन सर। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था इंडिविजुअल के लिए क्या रोटेशन का टाइम लिमिट रहता है? 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। फर्म के लिए क्या रहता है? 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। क्या सर हम 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर की जगह हम 10 साल के लिए फर्म को अपॉइंट कर दे? द आंसर इज नो। आप एक टाइम पे सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो। ये बेसिक बात आप ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है सर? जैसे ही हमारे 5 साल कंप्लीट हो गए या 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर कंप्लीट हो गए, तो 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक ऐसी फर्म है जिसके ऊपर कूलिंग पीरियड लगा हुआ है, दूसरी फर्म जो अपॉइंट होना चाहती है, इन दोनों के अंदर कॉमन पार्टनर है, क्या नई वाली फर्म अपॉइंट हो सकती है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। एक फर्म है जिसके ऊपर कूलिंग पीरियड लग रहा है, दूसरी फर्म है जो अपॉइंट होना चाहती है, इन दोनों के बीच में कॉमन पार्टनर है, क्या ये अपॉइंट हो सकती है नई वाली? दया कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से बताओ, क्या ये नई वाली अपॉइंट हो सकती है? वण बीमा चमक चलो, ओ ओ ओ, जल्दी से बताओ। नहीं सर, नई वाली कैसे अपॉइंट होगी? क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन पार्टनर है, तो ये नहीं हो सकती। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा कॉमन पार्टनर छोड़ो,
इसका एक पार्टनर है जो इसने यहां से रिजाइन मारा, जिसने यहां से रिजाइन मार के इस फर्म को ज्वाइन किया और ये साइनिंग पार्टनर था, क्या तब ये अपॉइंट हो सकती है? द आंसर इज नो। अगर साइनिंग पार्टनर रिजाइन करके दूसरी फर्म में आता है तो वो भी अपना कूलिंग पीरियड साथ ले आता है। ये बात भी आपने इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये पॉइंट हमने कहां डिस्कस किया था? ये वाला, इफ देयर इज अ पार्टनर हु इज इन द चार्ज ऑफ द ऑडिट फर्म, also certifies the financial statement of the company, retires from the firm, ठीक है, उसने कूलिंग पीरियड वाली फर्म से रिटायरमेंट मारा और वो दूसरी फर्म में चला गया, तो वो अकेले अकेले नहीं जाएगा, अपना कूलिंग पीरियड भी साथ साथ लेके जाएगा। और अगर आपने किसी फर्म को 5 साल का ब्रेक दे दिया तो मान लिया जाएगा उसने अपना कूलिंग पीरियड निभा दिया। क्या सर इंटरनल रोटेशन हो सकती है? हाँ, जो कंपनी के मेंबर्स है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, वो अपना रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। किस चीज को लेके? कि हमारे यहां इंटरनल रोटेशन होगी, यानी जो पार्टनर और उसकी टीम है, एक ही फर्म तो वही रहेगी, उस फर्म का जो पार्टनर और टीम है वो बदलते रहेंगे। क्या ये जॉइंट ऑडिट करा सकते हैं? हाँ, ऐसे 299 का जॉइंट ऑडिट भी पॉसिबल है। अब आ जाओ सर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। वैसे इसके ऊपर जो सवाल था मई 23 में आ चुका है, तो अपन क्या करते हैं ना, बेसिक लिमिट्स वाला पार्ट करके चलते हैं। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो ये तो बड़ा झंझट है, बड़ा झंझट है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लिस्टेड कंपनी नहीं बोला मैंने, कहा लिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या सर लिस्टेड प्राइवेट कंपनी भी होती होगी, तभी तो इसकी बात कर रहे हैं ऐसे। तो आपने यहाँ पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी रखना है, ठीक है, समझ गए सर। उसके बाद सर क्या आएगी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। मैंने कहा प्राइवेट कंपनी में ना ऑडिट कमेटी का प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी का कोई झंझट ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी को बाहर रखो। पब्लिक कंपनी के अंदर अब तुमको बातें ध्यान रखनी है, वो क्या है? 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल जो ऊपर थी पब्लिक कंपनी की, क्लियर है? क्लियर है सर। 50 करोड़ के तुम्हारा लोन्स था, वो यही है, एलडीडी बोलते हैं, लोन्स डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट। एंड साथ ही साथ जो आपका टर्नओवर है हमेशा मोस्टली 10 टाइम्स ही होता है, तो 10 करोड़ को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टर्नओवर 100 करोड़ जाता है। तो 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, बट यहाँ पे ना एक्सीडिंग आता है, ठीक है। जो लोन्स डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स है वहां पे एक्सीडिंग आता है, यही इकलौती जगह है जहां एक्सीडिंग आता है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना। लोन्स डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़, ये बात आप ध्यान रख के चलेंगे। इंटरनल ऑडिट में भी, इंटरनल ऑडिट में भी एक्सीडिंग वर्ड यूज होता है बोरिंग्स के साथ और डिपॉजिट्स के साथ, वहां पे भी इस बात को ध्यान रख के चलना। अब सर ऑडिट कमेटी क्या फंक्शंस करेगी, एक बार प्लीज आप खुद रीड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने मेंबर्स होंगे? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स, वेरी सिंपल। इनके पास क्या होनी चाहिए सर? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज यही इनका काम है, ऑडिट कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। एंड नाम भी ऑडिट कमेटी है, देखो नाम भी ऑडिट कमेटी, तो जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो जो उसके नाम की कमेटी है वो भी इंडिपेंडेंट लोगों से ही बनी होगी। सिंपल सिंपल सर। अब सर इस बंदे का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? वेरी सिंपल। अगर ऑडिट कमेटी है आपकी कंपनी में, ठीक है, तो वो रिकमेंड करेगी कौन ऑडिटर बनेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो नाम पसंद नहीं आता तो वो ऑडिट कमेटी को वापस बोलेगा रेफर बैक करके कि भाई रीजंस के साथ मुझे बंदा क्यों नहीं पसंद। फिर ऑडिट कमेटी अगर उसको लगता है कि उसको कोई और नाम देना चाहिए तो वो कोई और नाम देगी, या फिर वो कहेगी भाई नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो खुद की चॉइस होगी ना, वो आगे वो एजीएम में भेजेंगे, और अगर वो चॉइस अगेंस्ट द ऑडिट कमेटी है, यानी अगर ऑडिट कमेटी रिकंसिडर नहीं करती, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्रीमेंट्स के रीजन रिकॉर्ड करेंगे एंड फॉरवर्ड देयर ओन रिकमेंडेशन टू द एजीएम। सर ये ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द 6th एजीएम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब मैं आपसे एक और मसालेदार सवाल पूछता हूं, सर ऑडिटर की रिम्यूनरेशन में क्या क्या आता है? क्या सिर्फ उसकी फीस आती है? द आंसर इज नो। उसकी फीस भी आती है, उसके खर्चे भी आते हैं, उसकी फैसिलिटी भी आती है। कम ऑन, उसकी फीस भी आती है, खर्चे भी आते हैं, फैसिलिटी भी आती है, तीनों की तीनों चीजें इसका पार्ट बनती है। फीस, एक्सपेंसेस, फैसिलिटी, प्लीज इस बात को भूल मत जाना। सर रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। सो द बोर्ड में फिक्स द रिम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। उसके बाद के ऑडिटर कौन लेके आता है? मेंबर्स। तो जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट भी करेंगे और रिम्यूनरेशन भी फिक्स कर देंगे। सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में सेक्शन 140 लिख दो, 140 लिख दो। अगर आप अभी मेरे साथ हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में सेक्शन 140 लिखो। और मैं आपको बताऊं, आपने 30 मिनट्स में आधे से ज्यादा कंपनी ऑडिट कर लिया, ठीक है, 30 मिनट्स में आधे से ज्यादा कंपनी ऑडिट कर लिया। अब हम सेक्शन 140 स्टार्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर योर एग्जाम। चलो जी, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नींद आ रही है, उनके लिए मैंने कुछ लाया हूं। तुम्हारे साथ मेरी भी हिंदी खराब हो गई है।
वंस मोर सर, रेडी रेडी स्टडी पॉ, चलो रेडी है सर। अब आ जाओ मेरे साथ। अब आता है सर अगला सवाल, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। यानी अच्छा खासा ऑडिटर काम कर रहा था, चलते चलते किसी दिन हमने डिसाइड किया उसको निकाल दे। क्या निकालना आसान होना चाहिए? नहीं। 3 अप्रूवल लगते हैं सर, किस किस के? बोर्ड का, मेंबर्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। 3 अप्रूवल्स लगते हैं, तब जाके आप किसी ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है विद इन 30 डेज। इसका फार्म बताना जल्दी से। सर फॉर्म होता है, बट फार्म होता है। जल्दी से इसका फॉर्म बताओ, फटाफट इसका फॉर्म बताओ जल्दी से। इसका फॉर्म कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का फॉर्म क्या था? बताना एक बार। एडीटी, अदिति, एडीटी अदिति, ऑडिट के लिए एडीटी यूज होता है ना। अदिति डैश, ओ सॉरी, ऑडिटी, एडीटी डैश, जल्दी से बताओ। ऑडिट, जल्दी से बताओ। ऑडिट, ऑडिट टी, एडीटी, क्या आना चाहिए? एडीटी 2। सर क्या मतलब? ऑडिटर तू यहां से जा, जा 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 कबूतर जा, ऑडिटर तू यहां से जा। तो मैंने कहा भाई साहब सिंपल सी बात है, एडीटी 2, ऑडिटर तू यहां से जा। तो हम ये एडीटी 2 फाइल करेंगे किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। कितने टाइम में? विद इन 30 डेज ऑफ अवर बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाएगा 60 डेज के अंदर अंदर, यानी डबल टाइम लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। और क्या जाने वाले को बोलने का मौका दोगे? क्या जाने वाले को बोलने का मौका दोगे? आंसर इज यस। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी सामने वाली पार्टी को। तो यही बात आपने बस ध्यान में रख के चलनी है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या ऑडिटर खुद रिजाइन कर सकता है? हाँ, क्या उसके लिए किसी अप्रूवल की जरूरत है? द आंसर इज नो। हम हर बंदे को राइट टू लाइफ देते, हर बंदे को राइट टू लाइफ देते। अगर मैं किसी को छोड़ के जाना चाहता हूं तो मैं जा सकता हूं, कोई मुझे भेज नहीं सकता। हाँ, सो दैट्स द केस। तो सिंपल सी बात है, मेरे को जाना है तो मैं कौन सा फॉर्म फाइल करूंगा? एडीटी 3, मैं हो गया फ्री। कम ऑन, एडीटी 3 मैं हो गया फ्री। तो मैं एडीटी 3 फाइल करूंगा कितने दिनों में? 3 फॉर 30 डेज में। 3 फॉर 30 डेज में, यानी जो मेरी डेट ऑफ रेजिग्नेशन है, उस डेट ऑफ रेजिग्नेशन से 30 डेज के अंदर अंदर मुझे एडीटी 3 फाइल करना है। किसके साथ? कंपनी के साथ कि मैं जा रहा हूं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ कि मैं चला गया, और अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हूं तो मुझे सीएनएजी को भी बताना पड़ेगा। सर अगर नहीं बताया तो क्या कर लोगे? मैंने कहा भाई साहब बैंड बजा देंगे पेनल्टी लगा के। पेनल्टी लगाएंगे कितनी? 50,000 और रिम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। प्लस अगर तुमने टाइम पे पेनल्टी नहीं दी तो हर रोज 500 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट से कटेंगे, जब तक ये टोटल पेनल्टी 2 लाख नहीं हो जाती। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो 50,000 और रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, प्लस हर रोज 500 पर डे की पेनल्टी लगाऊंगा, जब तक की टोटल पेनल्टी 2 लाख नहीं हो जाती। क्या ये पेनल्टी क्लियर है? हाँ सर। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड खेलता है, फ्रॉड खेलता है, यानी ट्रिब्यूनल को पता चला कि सुओ मोटो, उसको खुद पता चला, या उसके पास किसी की एप्लीकेशन आई, एनी कंसर्न पर्सन या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जब उसको पता चला एनी ऑडिटर हैज अबेटेड और कोल्यूडेड इन फ्रॉड और हैज एक्टेड एनी फ्रॉडलेंट मैनर बाय और अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। मतलब ऐसा कोई फ्रॉड है जो कंपनी के अगेंस्ट है, या कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट है, या कंपनी के साथ मिलके है, या कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के साथ मिलके है, तो क्या उस ऑडिटर को हटाया जा सकता है? हाँ। और एक बार ऐसा ऑर्डर पास हो गया तो 5 साल बाय बाय, 5 साल का कूलिंग पीरियड अपने आप लग जाएगा। यानी ऐसे केस में द ऑडिटर विल बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्लस आपने फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर 447 की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी फर्म है तो ये पेनल्टी सिर्फ आप पे नहीं, हर पार्टनर पे लगेगी। अगर ये फर्म की लायबिलिटी है देन इट शैल बी ऑन द फर्म एंड एवरी पार्टनर कंसर्न। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अगर मोदी जी का लेटर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर आया, तो फिर ट्रिब्यूनल को 15 दिनों में ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ, यहां पे फ्रॉड की पेनल्टी 5 साल है, यहां पे फ्रॉड की इनएलिजिबिलिटी 5 साल है। क्या ये हमने 10 साल पढ़ी थी कहीं? क्या ये हमने कहीं 10 साल भी पढ़ी थी? जल्दी से बताओ। यहां तो 5 साल के लिए टाटा बाय बाय, क्या आपने 10 साल वाला प्रोविजन भी कहीं पढ़ा था? कुछ कुछ याद आ रहा है? तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या
कितने सेक्शन पढ़ा है, अब तो रात को धक धक होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। क्या हमने 10 साल वाला प्रोविजन पढ़ा था? डंजा कह रहा नहीं। ऋतुजा ने कहा हाँ सर पढ़ा था, ध्रुव ने कहा पढ़ा था, और बताओ किस किस ने पढ़ा है? सोनल ने कहा मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सर, मैं तो क्या ही बताऊं। और बताओ कोई पढ़ के आया 10 साल वाला? हाँ, अब सोनल कह रही है यस सर 141। तो ये 141 में 10 इयर्स किसका ऑर्डर था, किसके ऑर्डर पे पढ़ा था, जल्दी से बताओ। 143(3)H वहां किसका ऑर्डर था? यहां तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। अर्जुन ने चलाई है सीधा तीर मछली की आंख में। अर्जुन ने अर्जुन वाला काम किया सर, वहां था कोर्ट का ऑर्डर, वहां था कोर्ट का ऑर्डर, यहां है ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। तो जब बात ट्रिब्यूनल की होगी तो 5 साल होगा, जब बात होगी कोर्ट की तो 10 साल होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो ऑडिटर है, हमारी जो ऑडिट फर्म है, उसके 5 साल हो गए, तो क्या हम उसको अगले 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज यस, बट मैं नहीं करना चाहता। मेरे जो मेंबर्स हैं वो उसको वापस 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो क्या हमको ये नोटिस देना पड़ेगा? हाँ। क्या ये आम बात है या स्पेशल बात है? स्पेशल बात है। क्योंकि ये स्पेशल बात है तो आपको इसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते, हम किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं। और क्या रिटायरिंग ऑडिटर को इसके बारे में बताया जाएगा? बताया जाएगा। जैसे ही मैंने रिटायरिंग ऑडिटर को बताया, वो मुझे क्या देगा सर? वो मुझे रिप्रेजेंटेशन देगा। क्या रिप्रेजेंटेशन हर उस मेंबर के पास जाएगी जिसको मीटिंग का नोटिस जा रहा है? हाँ सर, हर उस मेंबर के पास जाएगी। अगर कल को मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज पाया, वेदर द ऑडिटर हैज द राइट कि वो इस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड आउट करे? आंसर इज यस। बट अब मेरा आप सबसे सवाल, if the tribunal is satisfied that this right is abused for needless publicity, will this notice be sent? जल्दी से बताओ, will this notice be sent? अगर ये जो right है it is abused by the auditor इस right का गलत फायदा उठा रहा है, क्या आप कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन अभी भी भेजोगे लोगों को? जल्दी से बताओ, विल यू स्टिल सेंड इट? आप बोलो तो मैं बताऊं, आप बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बताओ, क्या अब आप तब भी भेजोगे? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? देन इट मे नॉट बी सेंड बिकॉज वो जो बंदा है वो इस चीज का गलत फायदा उठा के चल रहा है। तो पूरा का पूरा सेक्शन डन डनाडन डन। तो यहां पे हमारा क्या हुआ है सर? यहां पे आप कह सकते हो लगभग 37 मिनट्स हो चुके हैं, 37 मिनट्स 40 सेकेंड्स एंड कंपनी ऑडिट की रिवीजन 1। क्या हम पार्ट 2 कल करें? जल्दी से बताओ, क्या हम पार्ट 2 कल करें? फटाफट बताइए। पार्ट 2 कल करते हैं। अब इसके बाद राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स है तो 143 के बाद 145, 143, 12 और फिर कॉस्ट ऑडिट और 147 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा और इसी बहाने आपकी एक एफिशिएंसी भी आ जाएगी। ठीक है, इसी बहाने फिर हम कल मिल लेंगे, वरना बहाना नहीं है कोई मिलने का। करवाओ सर, नो नाउ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो चलो आओ स्टार्ट करें, फिर आओ फिर स्टार्ट करें। अब बच्चे बोले सर क्या करें, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी करेंगे भाई साहब, मेरे बच्चे बेस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, इधर देखो। राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या ऑडिटर के पास राइट है टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट? आंसर इज यस। वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर ऑफ द कंपनी, किसी भी बंदे से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन है जो वो चाहे वो मांग सकता है, उसके पास है राइट टू एक्सेस बीवी। सारे बच्चे बोलो, राइट टू एक्सेस द बीवी। सर बीवी किसकी? मैंने कहा बीवी बीवी वो वाली बीवी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बीवी का मतलब है बुक्स एंड वाउचर। ज्यादा चलाक बन रहे हो। ठीक है, तो यू हैव द राइट टू एक्सेस ऑल टाइम्स द बुक्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो या किसी और प्लेस पे हो। प्लस उन बुक्स एंड वाउचर्स को पढ़ते पढ़ते अगर मेरे को कोई डाउट आ गया तो क्या मैं किसी से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता हूं? हाँ, मांग सकते हो। जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है उसके पास राइट है कि वो सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स को रेफर करे फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से समझना, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है मिनट्स बुक को लेके। सर इसमें क्या होता है, क्या एक ऑडिटर को मिनट्स की बुक भी रेफर करनी है? हाँ। क्यों सर, क्यों रेफर करनी है? कई सारे डिसीजंस होते हैं, कई सारे एक्शंस होते हैं कंपनी के जो मिनट्स बुक में लिखे होते हैं, तो उन मिनट्स बुक को रेफर करना जरूरी है। अगर ऑडिटर को रेफर नहीं करने दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। उसको यहां पे ये क्या बोलते हैं? उसको यहां पे ये बोलते हैं ही विल एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर। बट अगर उससे भी उसको एविडेंस नहीं मिला तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करके
चलेगा। क्लियर है सर। अब 146 की बात करते हैं। 146 क्या कहता है, जल्दी से इधर देखो। जो आपका सेक्शन नंबर 146 है, ठीक है, ये 146 क्या कहता है, ये सिंपल सी बात कहता है, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार यानी जो ऑडिटर है उसके पास राइट भी है टू अटेंड द एजीएम, उसकी ड्यूटी भी है टू अटेंड द एजीएम। यानी राइट का मतलब है जो भी जनरल मीटिंग्स होंगी उसका नोटिस ऑडिटर को मिलना ही मिलना चाहिए। सर ड्यूटी का क्या मतलब है, उसको अटेंड करना है, उसको जनरल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, या तो खुद अटेंड करे या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब एक बात बताओ, क्या सर रिप्रेजेंटेटिव भी क्वालिफाइड होना चाहिए टू एक्ट एज एन ऑडिटर? द आंसर इज यस। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए टू एक्ट एज एन ऑडिटर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 146। राइट, ड्यूटी, राइट। Right to get the notice of the general meeting, duty to attend the general meeting either by himself or through a representative who is qualified to act as an auditor unless exempted। यानी कंपनी ने एग्जामिशन दे दी तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अगली राइट क्या है, टू बी हर्ड एट द मीटिंग। किस पार्ट को लेके? एनी पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज अ ऑडिटर। जो भी ऑडिट से रिलेटेड है उस बारे में वो बात कर सकता है। लियन वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट है वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहती है, तो क्या मैं एज अ ऑडिटर लियन एक्सरसाइज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सरसाइज लियन ऑन द बुक्स ऑफ द क्लाइंट। अब आता है सर 143 सबसेक्शन 1। जल्दी से एक बार इसको देख के तुमने चैट बॉक्स में लिखी दो, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, क्या है 143 सबसेक्शन 1? क्या ये कोई नई चीज है या सिर्फ एबीसीडी है? क्या ये कोई नई चीज है या सिर्फ ये एबीसीडी है? सर एबीसीडी, लोन्स एंड एडवांसेस, बुक एंट्रीज, कंपनी अदर देन बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसके बाद क्या था, डिपॉजिट्स की, लोन्स एंड एडवांसेस को कहीं डिपॉजिट्स के रूप में तो नहीं दिखाया। ई फॉर एक्सपेंसेस, एफ फॉर कैश। बस आपने ए बी सी डी ई एफ करके इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलना है कि लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, प्लस अगर नहीं है तो वेदर द टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या कोई ट्रांजैक्शंस है मेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द बुक एंट्रीज व्हिच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। फॉर द कंपनीज अदर देन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, क्या उन्होंने अपने पुराने कोई शेयर्स सेल करे एट अ प्राइस लेस देन द कॉस्ट। उसके बाद डी फॉर डिपॉजिट्स, वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स। ई फॉर एक्सपेंसेस, वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। एंड एफ फॉर कैश, अगर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू करे हैं फॉर कैश, अगर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू करे हैं फॉर कैश, क्या कैश मिल चुकी है? और अगर नहीं, द पोजीशन शोड बाय द बुक्स इज CRN। सर CRN का क्या मतलब था? करेक्ट, रेगुलर, नॉट मिसलीडिंग। बोलो मेरे साथ, करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन सब चीजों पे मुझे एज अ ऑडिटर रिपोर्ट करना है? जल्दी से बताओ, क्या इन सब चीजों पे मुझे एज अ ऑडिटर रिपोर्ट करके चलना है? देखते हैं कौन कौन बच्चा पास हो रहा है नवंबर 23 में, फटाफट बताओ। Do I need to report on these matters? हाँ ICI। अच्छा अच्छा, जो बच्चा वीडियो को लाइक करेगा उसको आप 5-5 नंबर एक्स्ट्रा देने वाले हो, ये बात इनको नहीं बतानी? ठीक है, नहीं बताऊंगा। ओके ओके, डन डन। एक कॉल आया था ICI से, उन्होंने कुछ बोला है जो तुमको नहीं बताना, तो मैं तुमको नहीं बता रहा। डन सर। नहीं सर, हमको इन पे रिपोर्ट नहीं करना, हमको इन पे रिपोर्ट नहीं करना। वी हैव द ड्यूटी ओनली टू इंक्वायर, और अगर इंक्वायर करके कोई गड़बड़ मिलती है, अगर इंक्वायर करके कोई गड़बड़ मिलती है तो हम उसको रिपोर्ट करके चलेंगे। तो ये क्या कहता है, नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अनलेस स्पेशल कमेंट्स टू मेक, ओनली रिपोर्ट, शुड रिपोर्ट ओनली व्हेन द आंसर इज इन एडवर्स। अब आता है सर सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3, दैट इज द ड्यूटी टू रिपोर्ट। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं ए से लेके यहां तक, इनको तो आप एक बार रीड करके चलेंगे। ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये ICI आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। किसमें? ये आपसे पूछे जा रहे हैं मॉक टेस्ट में, ये आपसे पूछे जा रहे हैं RTPs में। तो इन पॉइंट्स को एकदम अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको एक फ्लो दूंगा, उसी फ्लो को बोलते रहना। सर पहला फ्लो क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन। बोलो मेरे साथ, कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन, फिर आती है सर हेरा फेरी, फिर आती है हेरा फेरी। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है आपके पास डिविडेंड। ठीक है, हेरा फेरी से पहले आएगा डिविडेंड, फिर आएगी हेरा फेरी वापस, ये हेरा फेरी वाली प्रोविजंस आ जाते हैं।
फिर आएगा आपके पास डिविडेंड, एंड देन आएगा ट्रेल, देन आएगा ट्रेल। तो आपने बस इस तरीके से सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो सर पेंडिंग लिटिगेशन का हमको क्या करना है? डिस्क्लोज करना है इंपैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही होता है, हर कंटिंजेंट लायबिलिटी का आपको फाइनेंशियल इंपैक्ट बताना पड़ता है, तो ये आप बता के चलोगे। सर प्रोविजन किस चीज का था? प्रोविजन फॉर मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस। बोलो मेरे साथ, प्रोविजन फॉर मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस, वो आपने प्रोविजन बनाना है। तो पहला पॉइंट हो गया कंटिंजेंट लायबिलिटी का ऑन द पेंडिंग लिटिगेशन। दूसरा हो गया प्रोविजन का। तीसरा किसका है? डिविडेंड का। तीसरा आपका डिविडेंड का है कि क्या कंपनी ने कोई डिले किया इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, बिकॉज आपका जो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में होता है 7 साल तक, वो आपको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डालना होता है। नहीं डाला तो उसके बारे में रिपोर्ट करो। तीसरा आपका हेरा फेरी वाली ट्रांजेक्शन आ जाती है, वो मैंने आपको फ्लो चार्ट से पूरा क्लास में समझाया था, उसी फ्लो चार्ट को आपको रेफर करके चलना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस कि डिविडेंड आएगा और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आप यहां पे बात करके चलेंगे। जल्दी से सारे के सारे पॉइंट्स को भी चैट बॉक्स में समराइज कर दो, जल्दी से सारे पॉइंट्स को अभी चैट बॉक्स में समराइज कर दो। कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन, डिविडेंड जिसमें इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की बात करेंगे, हेरा फेरी वाली ट्रांजैक्शन आ गई, फिर डिविडेंड वाली बात आ गई कि जो आपका डिविडेंड है क्या आपने एज पर सेक्शन 123 डिक्लेयर एंड पे किया, एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करता है या नहीं। यही 6 बातें आपने ध्यान में रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जल्दी से एक बार बताओ, क्या ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर है? आर दीज 6 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। और चलते चलते क्या ये 6 की 6 बातें क्लियर हैं? प्रोविजन से पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी, रिक एशली, एक तो पता नहीं कहां से फॉरेनर नाम लेके आए हैं। पहले आएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर आएगा प्रोविजन, प्रोविजन के बाद डिविडेंड, डिविडेंड के बाद हेरा फेरी, हेरा फेरी के बाद वापस डिविडेंड, एंड लास्ट में सर हमारा क्या आएगा? लास्ट में आ जाएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब आता है सर 143 सबसेक्शन 4, 143 सबसेक्शन 9। 4 कहता है कि कोई भी क्वालिफिकेशन या आप मॉडिफिकेशन करोगे रिपोर्ट में तो आपको उसका रीजन बताना है। मैंने कहा वेरी गुड। प्लस एज अ ऑडिटर आपकी ड्यूटी है टू कंप्लाई विद एसएस 143(9). अब आता है सर सबसे पहले AS1। जल्दी से बताओ, जो AS1 है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन किन 4 रीजन से हो सकती है? तो ये आंसर बड़ा सिंपल था कि जो AS1 है वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज प्लस 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और प्रूडेंस अजम्पशन। तो अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करी तो ऑडिटर क्वालिफाई करेगा। अगर चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करी तो भी ऑडिटर डिस्क्वालीफाई करेगा। प्लस अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करी तो भी ऑडिटर डिस्क्लोज करके चलेगा। क्या चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर आपने अक्रूवल अजम्पशन फॉलो नहीं करी और गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो नहीं करी। अब आता है सर 145 ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। कौन साइन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्लस जब भी वो साइन करेगा क्या वो अपने नाम में साइन करेगा या फर्म के नाम में? दोनों के नाम में वो साइन करके चलेगा। अब आता है सर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। ये वाला जो सेक्शन है आई एम श्योर आपने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है। मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा केबीसी खेल लेता हूं, ठीक है? पूरा फ्लो आई होप आपको क्लियर है। एक बार एक ऑडिटर था, उसको फ्रॉड के बारे में पता चला। सबसे पहले किसको बताएगा? ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। भले ही फ्रॉड 1 करोड़ हो, 1 करोड़ से कम हो या 1 करोड़ से ज्यादा हो, बट अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है या 1 करोड़ है, यानी कितने का फ्रॉड है? 1 करोड़ और अबव, तो 143(12) और रूल 13 के हिसाब से इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पता होना चाहिए। तो आप पहले ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बताओगे। कितने टाइम में? जल्द से जल्द, बट नॉट मोर देन 2 डेज। 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर आप उनको बताओगे कि वो अपना रिप्लाई भेजे 45 डेज में। जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई पे आप अपनी रिपोर्ट, उनका रिप्लाई और उस रिप्लाई पे जो आपके कमेंट्स हैं वो अब आप किसको भेजोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिनों में? 15 दिनों के अंदर अंदर, यानी 45 डेज में उनका रिप्लाई आया, फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर बताया। सर यहां पे कौन सा फॉर्म लगेगा? ADT4। ADT4 फॉर फ्रॉड, फॉर फ्रॉड। सर ये किसको भेजेंगे? सेक्रेटरी को। सर किसकी सेक्रेटरी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो सेक्रेटरी होगी उसको भेजेंगे। सेंड इट टू द सेक्रेटरी MCA इन अ सील्ड कवर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। प्लस आप इसको स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय एन ईमेल से भी भेज सकते हो, और इसमें अपनी सारी डिटेल्स बता देना। मेरा फोन नंबर क्या है, मेरा ईमेल आईडी क्या है, मेरा लेटर हेड क्या है, और
जो भी आपका सिग्नेचर वगैरह वो सब आपको करना पड़ेगा, फॉर्म की सील लगानी पड़ेगी और सामने वाली पार्टी को आप भेज दोगे। सर अगर ये फ्रॉड की अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है तो आप फ्रॉड का जो नाप है, सर फ्रॉड का नाप का क्या मतलब होता है, नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड और पार्टीज इन्वॉल्व, ये तीनों बातें आप ऑडिट कमेटी और बोर्ड को बताओगे विद इन 2 डेज स्पेसिफाइंग द नाप ऑफ फ्रॉड। वो जैसे आप टेलर को देते हो ना अपनी टी शर्ट का नाप, वैसे ही आपको फ्रॉड का नाप बताना है, दैट इज द नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व। एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी नाप लिखेंगे, दैट इज द नेचर, अमाउंट एंड पार्टीज। पार्टीज की बात तब आएगी जब रेमेडियल एक्शन नहीं लिया, अगर रेमेडियल एक्शन लिया जा चुका है तो रेमेडियल एक्शन उसमें आएगा। अच्छा सर ऑडिटर ने ना गलती से फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया, फ्रॉड था ही नहीं, तो क्या ऑडिटर की पिटाई होगी? नहीं, ऑडिटर को सेफगार्ड करता है 143 सबसेक्शन 13। सर ये रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट द फ्रॉड सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर की है, कॉस्ट ऑडिटर सेक्रेटेरियल ऑडिटर की भी, कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर के लिए भी है। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करी, इफ यू डिड अ नॉन कंप्लायंस विद दिस प्रोविजन, तो सर पेनल्टी कितनी लगेगी कंपनी के ऊपर? अगर ये लिस्टेड कंपनी का केस है तो 5 लाख, अगर किसी और कंपनी का केस है तो 1 लाख। बस ये पेनल्टी आपने ध्यान रखनी है। अच्छा कारों का क्लॉज बता दो, कारों का क्लॉज बता दो, मैंने बोला कारों का क्लॉज बताओ, कारों का क्लॉज बताओ, जल्दी से कारों का क्लॉज बताएंगे सारे बच्चे। मैं एक्टिंग करके दिखाऊं गंदी वाली, डॉन 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 डॉन, दुनिया में लोगों ने दिल अपने दिल थामे, डॉन डॉन डॉन। वेरी गुड डंजा, वेरी गुड ऋतुजा, वेरी गुड गन अरोड़ा, पता नहीं कैसे कैसे, अच्छा गन नहीं गुन होगा, ठीक है, वेरी गुड अर्जुन। अरोड़ा साहब ने तो भाई साहब धूम मचा रखी है। दीक्षा, ध्रुव, सोनाली, सोनाली क्या कर डाली, सोनाली किथे किथे चली तुम, प्रदीप, रोहित, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी गुड। ओ मैनू ताना नाना, ओ मैनू ताना नाना, ओ मैनू ताना नाना, ओ मैनू ताना नाना। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ रही है, बट डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसे भूल गए तुम, कैसे भूल गए तुम, दर्शन ने तो दर्शन भी दे दिए, वेरी वेरी गुड। तो बस यही बात आपने ध्यान रखनी थी। अच्छा कारो 2020 में क्या फ्रॉड रिपोर्टिंग की कोई लिमिट होती है? नहीं, कोई भी फ्रॉड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी, फिर से बोलो, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी, ऑल द फ्रॉड्स नीड टू बी रिपोर्टेड एज पर कारो 2020। गौचा गौचा सर। अब आता है सर ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। इसमें आपने बस सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच पे पड़े, क्या ऑडिटर एक्सेस कर सकता है? आंसर इज यस। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है ब्रांच का ऑडिटर अलग, कंपनी का ऑडिटर अलग? हाँ सर ऐसा हो सकता है। जो ब्रांच का ऑडिटर है वो एलिजिबल होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, ठीक है। और जो ब्रांच है वो जो भी उसकी समराइज रिटर्न है वो हेड ऑफिस पे भेजेगी और हेड ऑफिस का ऑडिटर उसको देख के चल सकता है। अब ऐसे 600 में हमने इसकी बात की थी, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अच्छा एक बात बताओ, एक है ब्रांच का ऑडिटर, एक है हेड ऑफिस का ऑडिटर। अब हेड ऑफिस का ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर का काम यूज करेगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हाँ पता नहीं कहां का देखते रहते बदमाश, इसी स्क्रीन पे रिजल्ट भी दिखेगा, अभी देख लो तो रिजल्ट अच्छा दिखेगा। वेरी गुड सर, समझ गए। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर और एज अ हेड ऑफिस ऑडिटर क्या मुझे ब्रांच का ऑडिटर का काम यूज करना पड़ सकता है? हाँ, दैट इज कॉल्ड यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तो अब एक बात बताओ, मैं उससे कोऑर्डिनेट एकदम काम खराब होने के बाद करूं या पहले से उसको बता के चलूं मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर पहले से बता के चलो, कभी भी कोई भी रिश्ता हो पहले से सामने वाले को बता दो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, रिश्ता बढ़िया हो जाता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे ना, हम कोऑर्डिनेट करेंगे एट द प्लानिंग स्टेज, हम ब्रांच के ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एट द प्लानिंग स्टेज और उसको 3 बातें बताएंगे। सर क्या? पा। सर पा मतलब हम भी तो पेरेंट ऑडिटर हैं, हम भी तो हेड ऑफिस के ऑडिटर, तो हमको पा बताना है। 3 चीजें। पहली चीज सर पी फॉर प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग द इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन, यानी हेड ऑफिस और ब्रांच के या कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ जो उनके इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन है वो बताएं, क्योंकि उनका हमको डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज का तो डिस्क्लोजर होता है। समझ गए सर। फिर मैं उनको बताऊंगा एरियाज, जिन एरियाज पे स्पेशल कंसीडरेशन देनी है, फोकस करके चलना है कि इन एरियाज में दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरा मैं बताऊंगा व्हाट आर द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद क्या होती है? ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद क्या इशू होती है? रिपोर्ट। तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो ये 3 बातें आपको इनको बता के चलनी है। सर क्या? एक आ गया एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसीडरेशन, प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन, एंड लास्ट पॉइंट क्या था? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। सामने वाला ऑडिटर कहता है मैं सब कर लूंगा, हमने कहा ऐसे कैसे, लिख के दे।
सो हम उससे रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि वो सारी चीजें कर लेगा टाइम पे। कम ऑन, हम उससे रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि वो सारी चीजें कर लेगा टाइम पे। सो ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द अदर ऑडिटर एंड टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग भी हम यहां पे देख के चलेंगे। जब उसने सारा काम कर लिया तो आप सेकंड फेज में आ जाओ, चेक करो कि उसने क्या प्रोसीजर्स करे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उससे क्वेश्चनर भरवा सकते हैं, चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं कि हमने आपको ये प्रोसीजर कहे थे, आपने ये प्रोसीजर करे हैं, अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो कि उसने अपना काम तमीज से किया या नहीं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक हो जाता है। अब आ जाओ कॉस्ट ऑडिट पे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में कॉस्ट ऑडिट लिख दो ना, अरे लिख दो ना। अच्छा एक बात बताओ, एमटीपी में कॉस्ट ऑडिट का सवाल आया तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? चाचा हमारे हारमोनियम बजाते थे, जल्दी से बताओ क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? इज सेक्शन 148 इंपॉर्टेंट? मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो इसमें से खुशबू आ रही है इंपॉर्टेंस की। आप बोलो तो मैं पढ़ाऊं फिर। बस आखिरी 2 सेक्शन और फिर ये चैप्टर, टाटा बाय बाय बाय, ओए बाय बाय, ओ मैनू ताना नाना, ओ मैनू ताना नाना, ओहो रेडी सर रेडी। अच्छा एक बात बताओ, क्या लाइक्स की संख्या बढ़ सकती है? हाँ, अगर आप लाइक का बटन दबाएं। ठीक है सर, रेडी है, रेडी 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 सर, मुझे भी आ रही है। मुझे क्या आ रही है तुमको? खुशबू आ रही है सर, खुशबू आ रही है, कुछ और नहीं आ रही, खुशबू आ रही है। चलो अब सुनो मेरी बात। कॉस्ट ऑडिट सेक्शन कौन सा था? 148। ठीक है, सिंपल है। 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा तभी 2 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। तो रिम्यूनरेशन कमा के उसने क्या खरीदा? बोर्नविटा। बोर्नविटा विद पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट ड्यूटीज। ज्यादा पावर को मिसयूज करके 144 की सर्विसेज नहीं देनी, बट 145 और 146 वाला काम करना है। साइन द रिपोर्ट, अटेंड द एजीएम, एंड नहीं किया तो 147 की पेनल्टी लगेगी। और 148 हमने कॉस्ट ऑडिट के लिए सेक्शन दे दिया। सिंपल सिंपल सर। अब ये सबसे पहले कहता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले कहता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने हैं? हर उस कंपनी को जिसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। बोलो मेरे साथ, तुमको ये प्रोविजन याद करना ही पड़ेगा, मतलब इसमें लिमिट्स है, न्यूमेरिकल लिमिट्स है, बट मैं तुमको करवाऊंगा। जिसकी भी टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 35 करोड़ एंड अबव है, उसको क्या करना है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। इसी के रिगार्डिंग हमारा कारो का क्लॉज है, क्लॉज नंबर 6। सर ये कैसे याद रहता है? कॉस्टिंग आपका पेपर नंबर क्या है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाता है। तो क्लॉज 6 ऑफ कारो 2020 भी इसी की बात करता है। मैंने कहा वेरी गुड। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो उसको मेंटेन करने जिसका 35 करोड़ है। कॉस्ट ऑडिट किसको कराना है? तो इधर रखो रेगुलेटेड सेक्टर, नीचे रखो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। फिर से इधर रखो रेगुलेटेड सेक्टर, नीचे रखो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अब 50 करोड़ उठा लो। ठीक है, 50 करोड़ उठा लो। 50 को पहले हाफ से मल्टीप्लाई करो फिर डबल करो। पहले हाफ से मल्टीप्लाई करो फिर डबल करो तो क्या हो गया? 50 करोड़, 25 करोड़, डबल किया तो 100 करोड़, और 100 करोड़ के बाद लास्ट लिमिट बोलो, हमको याद नहीं है। लास्ट लिमिट हमको याद नहीं है, लास्ट डब्बा खाली है, तो ऊपर वाली फिगर उठा लो 35 करोड़। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। फिर से बताओ सर क्या बोला आप? हमको ना समझ ही नहीं आया। मैंने कहा चुपचाप इधर देखो। ठीक है, समझ क्या नहीं आया? लिमिट्स याद करनी है। रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। ठीक है, अब रेगुलेटेड के आगे आपने 4 डब्बे भरने हैं। पहला डब्बे में डाल दो 50 करोड़। ठीक है, उसके बाद हाफ किया तो कितना हो गया? 25 करोड़। डबल किया तो कितना हो गया? 100 करोड़। बोलो चौथा डब्बा खाली है, तो ऊपर से फिगर उठा ली 35 करोड़ की। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। अब ये जो बड़ी वाली लिमिट है ना, 50 करोड़ और 100 करोड़, सर ये किसकी टर्नओवर है? ये ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी है। एंड जो छोटी वाली लिमिट्स हैं वो इंडिविजुअल लिमिट्स हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। तो अगर ये लिमिट्स मीट हो जाती है तो कॉस्ट ऑडिट होगा। बड़ी गंदी लिमिट्स है, बट दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस लिमिट। तो आई होप आपको ये सारी बात याद होगी। ठीक है सर। अब सर कॉस्ट ऑडिटर कौन बनेगा? कौन बनेगा कॉस्ट ऑडिटर? जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उनको कुछ तो काम दो इस तरीके से। हाँ, तो मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट ऑडिटर बनेगा। सर क्या कॉस्ट ऑडिटर को मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एट द एजीएम? नहीं, बोर्ड अपॉइंट करता है। बोर्ड अपॉइंट करता है और उनकी रिम्यूनरेशन भी बोर्ड ही फिक्स करेगा। कंपनी का जो ऑडिटर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर है, वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। अब जल्दी से एक बात बताओ, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। पहली जो फॉरेक्स ला रही हैं, वो कैसी हैं? स्पेशल एंटिटीज हैं। अब जो स्पेशल है उसके साथ हम कौन से गाने पे डांस करेंगे? चलती कुड़ी पितरा दी कैन, सारे तेनू बिजली बिजली कैन। कम ऑन। सबसे पहले कौन सी कंपनी जिसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है? जो फॉरेक्स ला रही है, यानी एक्सपोर्ट से जो उसकी फॉरेक्स की इनकम इट इज मोर देन 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। जो फॉरेक्स लाएगी वो कैसी एंटिटी है? स्पेशल, यानी इट इज ऑपरेटिंग इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और जो अच्छी एंटिटी है उसके साथ कौन से गाने पे डांस करेंगे? जल्दी से सारे बच्चे, चलती कुड़ी मित्रा दी कैन, सारे तेनू बिजली बिजली कैन। कम ऑन। बिजली बिजली का क्या मतलब है?
engaged in the generation of electricity for captive consumption from captive generating plant, यानी खुद की बिजली के लिए खुद ही का प्लांट लगा रखा है और उसी से बिजली खेल रही है। आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर? यानी अगर तीनों में से किसी में भी कवर हो गए, आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो ये रूल 6 दे रखा है, इसको आप बस रीड करके चलेंगे फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ करने की नीड नहीं है। अब आती है सर सेक्शन 147 की पेनल्टी, अगेन वेरी इजी। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, जो कंपनी और उसके ऑफिसर्स हैं उन पे पेनल्टी लगेगी अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया कोई भी 139 टू 146 का। ठीक है सर, कितना डिफॉल्ट लगेगा? जो कंपनी है उस पे 25,000 से 5 लाख, यहां पे 5 की टेबल चलती है और यहां पे 10 की टेबल चलती है। ठीक है, ऊपर 5 की टेबल, नीचे 10 की टेबल। ऑब्वियसली बात है, पहले 5 आता है फिर 10 आता है। तो जो कंपनी है उसमें कितनी है? 25,000 से 5 लाख, 5 वाले टर्म्स है। ठीक है, और जो हमारी कंपनी और जो हमारा ऑफिसर है उसमें कितनी है? 10,000 से 1 लाख। इसकी पेनल्टी कम है, इसकी पेनल्टी ज्यादा है। समझ गए? समझ गए सर। अब जो ऑडिटर है उस पे पेनल्टी कब लगेगी? व्हेन ही मेक्स अ डिफॉल्ट इन 3 सेक्शन, 139, 144, 145। बोलो मेरे साथ, 139, 144, 145। इसमें ऑडिटर की पेनल्टी कितनी है? सेम जो कंपनी वाली पेनल्टी है। जो कंपनी वाली पेनल्टी है वही पेनल्टी, यानी 25,000 से 5 लाख, और या आप बोल दो 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन विचएवर इज लोअर। विचएवर इज लोअर, हायर मत बोलना, हायर मत बोलना। बेचारा ऑडिटर वैसे ही परेशान है कि पेनल्टी लग रही है, ऊपर से तुम और हायर करके उसकी भैंसी टांग ही खराब ही कर दो, बिल्कुल ही बैंड ही बजा दो उसकी, बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना, लोअर रखना। तो 25,000 टू 5 लाख और 4 टाइम्स द रेम्युनरेशन विचएवर इज लोअर, इस तरह से करेंगे। बट अगर ऑडिटर बदमाश है, यानी उसने जानबूझ के गलती करी और उसकी चाहत थी कि सामने वाले बंदे को वो इंटेंशनली डिसीव करे, तो ये पेनल्टी बढ़ा देना। सर कितनी बढ़ा दें? मैंने कहा जो 50,000 था अब वो 50, जो 25,000 था अब वो 50,000 हो जाएगा, जो 5 लाख था वो 25 लाख हो जाएगा। बोलो मेरे साथ, जो 25,000 था अब वो 50,000 हो जाएगा, और जो 5 लाख था वो 25 लाख हो जाएगा। यानी 50,000 से 5 लाख और 8 टाइम्स द रेम्युनरेशन विचएवर इज लोअर, लोअर ही रहेगा। प्लस उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 1 ईयर। ठीक है, प्लस उसने जो भी गलतियां करी, जिसको भी नुकसान पहुंचाया, उसको वो वापस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर कोई फर्म थी तो ये जो सिविल लाइबिलिटी होती है टू पे द पेनल्टी, इट विल बी अ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। और जो इंप्रिजनमेंट की लाइबिलिटी है, ये क्रिमिनल वाली जो लाइबिलिटी है सिर्फ उसी पार्टनर की रहेगी जिसने बैंड बजाई है। जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है सिर्फ उसी पार्टनर की रहेगी जिसने बैंड बजाई है। और यहां आपका, मेरा, हमारा कंपनी ऑडिट डन डनाडन डन। ईच एंड एवरी प्रोविजन लाइन बाय लाइन पूरा स्टडी मटेरियल देख लेना, कवर हो चुका है। और ये सब कैसे 1 घंटे में कैसे हुआ? आपकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी शिद्दत की वजह से, क्योंकि आप नवंबर 23 क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोस में और पढ़ते रहेंगे मजे से, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एंड यस, लगे रहो, जल्दी सीए इंटर क्लियर करो, बिकॉज दिस इज योर टिकट टू सीए फिनाले। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सीए फाइनल्स में। बट या इसी तरह से लगे रहिए, पढ़ते रहिए, झूमते रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल। अच्छा, 1 मिनट, जाने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ है। लेट्स सेलिब्रेट दिस 1 hour। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।